हेलो फ्रेंड, मैं कुमार सुजीत स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम टू डेस्क में। आज हम लोग देखेंगे एडुटेरिया 7500 का तीसरा सेट। इससे पहले का यदि आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे भी देख सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पंजाब के विलय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आपको असत्य कथन को चुनना है। तो देखते हैं। 29 मार्च 1849 को गवर्नर जनरल की ओर से घोषणा हुई कि पंजाब राज्य समाप्त हो गया है, अर्थात पंजाब राज्य के विलय की घोषणा हुई। कब हुई? तो 29 मार्च 1849 को। यह कथन सही है। 1849 में पंजाब राज्य का विलय कर लिया गया था। गवर्नर जनरल इस टाइम कौन था? इस टाइम गवर्नर जनरल था डलहौजी। तो डलहौजी के द्वारा पंजाब राज्य का विलय किया गया 1849 में। महाराजा दलीप सिंह के सभी प्रदेश भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य के हिस्सा बन गए। विलय के साथ ही पंजाब राज्य जो है तत्कालीन ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गया। तो यह कथन भी सही है। दलीप सिंह को 2,50,000 रुपये वार्षिक पेंशन दे दी गई। तो 2,50,000 रुपये वार्षिक पेंशन नहीं थी, बल्कि 25,000 रुपये, 25,000 रुपये नहीं बल्कि 25,000 पाउंड की वार्षिक पेंशन जो है दी गई थी। तो यही कथन गलत है। 25,000 रुपये वार्षिक पेंशन नहीं थी बल्कि 25,000 पाउंड थी। ये 2,50,000 वार्षिक पेंशन नहीं थी। तो ऑप्शन सी असत्य है। तो अतः हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, किस वर्ष से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यवाही में महिलाओं ने भाग लेना प्रारंभ किया? तो महिलाओं ने भाग लेना कब प्रारंभ किया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक में? 1889 ईस्वी से। 1889 ईस्वी में आईएनसी की कार्यवाही में महिलाओं ने भी भाग लेना प्रारंभ किया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक भारतीय इतिहास में घटनाओं के कालानुक्रमिक क्रम को इंगित करता है? हमें कालानुक्रमिक क्रम में इसे सजाना है। तो मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार कब हुआ था? मार्ले मिंटो सुधार 1909 की घटना है। और गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता 1931 की घटना है। अगस्त प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव जो है 1940 का है। और जालियांवाला बाग 1919। तो अर्थात मार्ले मिंटो के बाद जालियांवाला बाग हत्याकांड होगा। तो ऑप्शन में हम देखें तो मार्ले मिंटो सुधार यह है 1909, जालियांवाला बाग त्रासदी यह है 1919, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 और अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940। तो मार्ले मिंटो, जालियांवाला बाग त्रासदी 1919, गांधी इरविन समझौता और अगस्त प्रस्ताव 1940। तो कथन सी सही है। नेक्स्ट है भारत छोड़ो प्रस्ताव। भारत छोड़ो प्रस्ताव की निम्नलिखित में से किसने अनुशंसा की थी? तो भारत छोड़ो प्रस्ताव की अनुशंसा जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, किस स्वतंत्रता संग्राम ने लाठी और अखाड़ा क्लब की किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने लाठी और अखाड़ा क्लब की स्थापना की थी? तो लाठी और अखाड़ा क्लब की स्थापना बाल गंगाधर तिलक द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शहीद हुई किस महिला को बूढ़ी गांधी कहा जाता है? तो बूढ़ी गांधी की उपमा जो है मातंगनी हाजरा को दी जाती है और ये पश्चिम बंगाल से थी, जिन्होंने 1942 के स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। तो मातंगिनी हाजरा को हम बूढ़ी गांधी भी कहते हैं। नेक्स्ट है, दीन बंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दीन बंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना जो है ज्योतिबा फूले द्वारा की गई थी। और कब की गई थी? 1886 ईस्वी में दीन बंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना ज्योतिबा फूले द्वारा की गई थी। जबकि यदि आपसे पूछा जाता है पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना, तो पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना जो है 1870 में ही कर ली गई थी। और किसके द्वारा? रनादे के द्वारा। नेक्स्ट है, सैयद वंश के सुल्तानों का सही कालानुक्रम क्या है? सैयद वंश के सुल्तानों को यदि हम क्रम में देखें तो सबसे पहले आता है खिज्र खां, खिज्र खां, मुबारक खां, मोहम्मद शाह और फिर शाह अलाउद्दीन आलम शाह। तो खिज्र के बाद मुबारक, एक के बाद तीन होगा और फिर मोहम्मद शाह फिर आलम शाह। 1 3 2 4, 1 3 2 4 ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है, रुद्रम्मा। रुद्रम्मा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उसके बारे में सही कथन को चुनिए। तो रुद्रम्मा देवी जो थी रानी रुद्रम्मा वारंगल के काकतीय वंश की चौथी स्वतंत्र शासिका थी। यह कथन सही है। उसने दक्षिण तमिलनाडु के पांड्य, उड़ीसा के पूर्वी गंग शासकों और देवगिरी के सेवना शासकों को पराजित किया था। यह कथन गलत है। यह पराजित हुई थी और
शहीद हो गई थी। हालांकि बाद में उनके सैनिकों ने उस युद्ध को जीता था। तो दूसरा कथन गलत है। तो हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, केवल एक। रानी रुद्रमा वारंगल के काकतीय वंश की शासिका थी, चौथी स्वतंत्र शासिका थी। नेक्स्ट है, मध्ययुगीन भारत के संदर्भ में सराय। सराय शब्द का अर्थ है सराय एक स्थान जिसका उद्देश्य भारतीय और विदेशी यात्रियों, तीर्थयात्रियों, व्यापारियों आदि को अस्थायी आवास प्रदान करना था। सराय, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। सराय का अर्थ है अस्थायी आवास जहां लोग रास्ते में ठहरा करते थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इल्तुतमिश ने सिजदा और पैबोस अर्थात सम्राट के पैर चूमने की प्रथा राजा के प्रति सामान्य अभिवादन दर्शाने के रूप में आरंभ की थी। तो इल्तुतमिश ने सिजदा और पैबोस की प्रथा आरंभ नहीं की थी, बल्कि सिजदा और पैबोस की प्रथा जो है बलबन द्वारा शुरू की गई थी। तो इल्तुतमिश गलत है। बलबन ने चांदी का टंका और तांबे का जीतल मुद्रा के रूप में चलाया था, यह कथन भी गलत है। यह काम बलबन द्वारा नहीं बल्कि इल्तुतमिश द्वारा किया गया था, तो यह भी गलत है। तो इस तरह हमारे लिए सही ऑप्शन है ना तो एक ना ही दो, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन का सही अनुक्रम है। तो गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन को हम देखें तो सबसे पहले भुक्ति, फिर विषय, विधि और फिर अंत में ग्राम। भुक्ति, विषय, विधि और ग्राम, ऑप्शन ए करेक्ट है। इस क्रम को आपको ध्यान में रखना है। भुक्ति अर्थात प्रांत कहते थे, विषय जिला होता था, विधि उसकी निचली इकाई थी और फिर अंत में सबसे छोटी इकाई ग्राम हुआ करती थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर वास्तुकला की वेसर शैली का उदाहरण है। तो वास्तुकला की वेसर शैली को हम देखें तो होयसलेश्वर मंदिर जो है यह वेसर शैली में है। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमल और क्षेमेश्वर। भवभूति, हस्तिमल और क्षेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे। भवभूति, हस्तिमल और क्षेमेश्वर ये नाटककार थे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में उल्लिखित सही क्रम कौन सा है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में उल्लिखित शब्दों को यदि हम देखें तो सही क्रम हो जाएगा। सबसे पहले संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है, पंचायती राज के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। कौन सा कथन सत्य है, हमें सत्य कथन को देखना है। पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव राज्य चुनाव आयोग के पर्यवेक्षण में होता है। पंचायती राज संस्थाओं के लिए चुनाव जो है राज्य चुनाव आयोग द्वारा करवाए जाते हैं, यह कथन सही है। बाकी कथन जो है वह गलत है, क्योंकि पंचायत स्तर चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 18 नहीं है बल्कि यह 21 है। पंचायत समिति और जिला परिषद अध्यक्ष प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यों होते हैं, नहीं अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है पंचायत समिति और जिला परिषद अध्यक्ष का। तो इसीलिए हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव राज्य चुनाव आयोग के पर्यवेक्षण में होता है। केंद्र और राज्य के मध्य वैधानिक शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में वर्णित है। तो केंद्र और राज्य के मध्य वैधानिक शक्ति का बंटवारा जो है वह 7वीं अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का जिक्र है, 7वीं अनुसूची। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। तो मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसे जारी किया जाता है। तो रिट जारी किया जाता है, ऑप्शन है ऑप्शन सी समादेश। तो मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जाता है। तो रिट जारी किया जाता है या समादेश जारी किया जाता है। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार का संवैधानिक अधिकार है। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा जो है यह एक मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट है, भारतीय ध्वज संहिता के प्रावधानों के अनुसार भारतीय निकाय के मानकों को लागू करने के लिए निम्नलिखित निकायों में से कौन सा प्रभारी है। तो भारतीय ध्वज संहिता के प्रावधानों को लागू करने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो जो है प्रभारी निकाय है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए 4 युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। गलत युग्म को हमें चुनना है। शुष्क वन अनुसंधान, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर में है, यह कथन सही है। हिमालय वन अनुसंधान संस्थान यह देहरादून में नहीं है। वर्षा वन अनुसंधान संस्थान जोरहाट में है और उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर में। अतः हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है, हिमालय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून।
हिमालय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में नहीं है, तो फिर कहाँ है? यह हिमाचल प्रदेश के शिमला में है। इसे भी आप याद रखेंगे। तो शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर, हिमालय वन अनुसंधान संस्थान शिमला, वर्षा वन अनुसंधान संस्थान जोरहाट और उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, भारत में कोयला खनन की महत्वपूर्ण गतिविधियों पर विचार करें और इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो कालानुक्रम लगाने के लिए हमें इसके डेट को ध्यान में रखना है। तो रानीगंज में कोयले का प्रथम उत्पादन हुआ था 1774 ईस्वी में। कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना हुई थी 1975 ईस्वी में। कोयला खादान का राष्ट्रीयकरण 2 चरणों में हुआ था। पहला चरण 1971-72 था और दूसरा 1973। और राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की स्थापना यह 1956 में हुई थी। अब यदि हम इसके क्रम को देखें तो सबसे पहले हो जाएगा रानीगंज में कोयले का प्रथम उत्पादन, सबसे पहले ये होगा। और उसके बाद 1774 के बाद 1956। तो राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की स्थापना, एनसीडीसी का स्थापना 1956। एक के बाद 4 हो जाएगा, तो 1 के बाद 4, ऑप्शन डी करेक्ट है। कोयला खदान का राष्ट्रीयकरण 1973 तक हम मान सकते हैं, 4 के बाद 3, और फिर अंत में कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1975, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा राज्य चूना पत्थर, जिप्सम, नमक और जस्ता के भंडारण के लिए प्रसिद्ध है? तो चूना पत्थर, जिप्सम और जस्ता के भंडारण के लिए राजस्थान प्रसिद्ध है, राजस्थान। नेक्स्ट है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था। तो नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या था? कब? 2011 की जनगणना के अनुसार। तो नगरीय जनसंख्या 31.2% थी। तो नगरीय जनसंख्या कितनी थी? 31.2%। नैनो टेक्नोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? नैनो टेक्नोलॉजी का जनक रिचर्ड फेनमैन को माना जाता है। रिचर्ड फेनमैन नैनो टेक्नोलॉजी के जनक थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट जो है रेखीय गति के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करती है, ऑप्शन सी करेक्ट है। इको साउंडिंग का प्रयोग होता है। इको साउंडिंग का प्रयोग समुद्र की गहराई मापने के लिए की जाती है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, सोलर सेल निम्नलिखित में से किसके बने होते हैं? तो सोलर सेल जो है यह अर्धचालक अर्थात सेमीकंडक्टर का बना होता है, ऑप्शन बी करेक्ट है। ऐसी वर्षा जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड के घटक शामिल होते हैं और इसका पीएच मान 4.5 से कम होता है कहलाती है। तो उस वर्षा को हम क्या कहते हैं? अम्लीय वर्षा कहते हैं, अम्लीय वर्षा, ऑप्शन बी करेक्ट है। जहरीली गैसों को खत्म करने के लिए उत्प्रेरक रूपांतरों में निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है? तो जहरीली गैसों को खत्म करने के लिए जो है रेहोडियम का यूज जो है उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। किसका? रेहोडियम, ऑप्शन सी करेक्ट है। सूक्ष्म पोषक जो शर्करा के परिवहन, कैल्शियम के उपयोग और कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण है, तो यह है फास्फोरस जो है कैल्शियम के उपयोग और कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ शर्करा के परिवहन के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट है, किस खाद्य पदार्थ में सभी आवश्यक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? तो सभी आवश्यक अमीनो अम्ल जो है वह अंडे में पाए जाते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? हमें गलत युग्म को चुनना है। पेडोलॉजी पौधे के जीवाश्मों का अध्ययन, पेडोलॉजी नहीं बल्कि पौधे के जीवाश्म का अध्ययन नहीं बल्कि पेडोलॉजी के अंतर्गत हम मृदा विज्ञान का अध्ययन करते हैं, मृदा का अध्ययन करते हैं अर्थात मिट्टी का, और पौधे के जीवाश्म का अध्ययन यह पैलियो बॉटनी कहलाता है। तो यही कथन सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन, यह सही है। एंटोमोलॉजी जंतु विज्ञान की शाखा है और ट्रोफोलॉजी पोषण का अध्ययन। किस शैवाल से आयोडीन की प्राप्ति होती है? आयोडीन की प्राप्ति लैमिनेरिया से होती है, ऑप्शन बी करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा धातु अम्ल से प्रतिक्रिया कर आसानी से हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती है? तो मैग्नीशियम जो है धातु अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करती है। नेक्स्ट है, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? तो हरगोविंद खुराना को
जिन के संश्लेषण के लिए सम्मानित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कीट पकड़ता है? नेफेंथस, ऑप्शन सी करेक्ट है। कौन सा पौधा कीट पकड़ता है? तो नेफेंथस। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से सीलियक रोग हो जाता है? तो सीलियक रोग विटामिन B12 की कमी से होता है। विटामिन B12 सीलियक। कोशिकाओं में मौजूद जेली जैसा तरल पदार्थ कहलाता है। कोशिकाओं में मौजूद जेली जैसा पदार्थ कोशिका द्रव्य कहलाता है। ऑप्शन डी करेक्ट है। पादपों की विभिन्न प्रजातियों के दीर्घकालीन संरक्षण की तकनीक कौन सी है? तो पादपों की विभिन्न प्रजातियों के दीर्घकालीन संरक्षण की तकनीक इन विट्रो जीन बैंक है। तो पादपों की विभिन्न प्रजातियों के दीर्घकालीन संरक्षण की तकनीक इन विट्रो जीन बैंक कहलाती है। पर्यावरण निष्पादन सूचकांक। पर्यावरण निष्पादन सूचकांक सर्वप्रथम कब जारी किया गया था? तो पर्यावरण निष्पादन सूचकांक सबसे पहले 2002 ईस्वी में जारी किया गया था। बढ़ती शहरी रोजगार के परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण शहरी पलायन से संबंधित विरोधाभास के निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल व्याख्या करता है? यह जो हैरिस-स्टोड्रो मॉडल, हैरिस-स्टोड्रो मॉडल क्या कहता है कि यह बढ़ती रोजगार शहरी रोजगार बढ़ रहा है, फिर भी ग्रामीण शहरी पलायन से संबंधित विरोधाभास की स्थिति हैरिस-स्टोड्रो मॉडल द्वारा प्रदर्शित होती है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। मधुबनी बिहार की पेंटिंग है, तो ए का 4 सब में है। लेपाक्षी कहाँ की है? तो लेपाक्षी जो आंध्र प्रदेश की कला है। बी का 3। और फिर पट्टचित्र जो है उड़ीसा का है। सी का 1 और वारली महाराष्ट्र का है। तो सी का 1 और डी का 2। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, मधुबनी बिहार, लेपाक्षी आंध्र प्रदेश, पट्टचित्र उड़ीसा और वारली महाराष्ट्र। नेक्स्ट है फिलिप्स वक्र। फिलिप्स वक्र निम्नलिखित में से किसके मध्य संबंध स्थापित करता है? तो फिलिप्स वक्र जो है मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच के संबंध को बताता है। तो फिलिप्स वक्र क्या करता है? यह मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच के संबंध को दर्शाता है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। हमें सूची को मिलान करना है। कोयला आधारित बिजली संयंत्र है और इधर राज्य। तो कहलगांव बिहार में है, ए का 2। बाकी ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर लें। खरगोन कहाँ है? तो खरगोन मध्य प्रदेश में है। कोरबा छत्तीसगढ़ में है और कुडगी कर्नाटक में है। इस तरह हम देखें तो ए का 2, बी का 1, कोरबा छत्तीसगढ़, सी का 4 और डी कुडगी कर्नाटक, डी का 3। इस तरह हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, 2, 1, 4, 3। नेक्स्ट है निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? गलत युग्म को हमें चुनना है। एडम स्मिथ वेल्थ ऑफ नेशन, यह कथन सही है। जेम्स किन्स जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, यह भी सही है। तो किन्स इंटरेस्ट एंड मनी, एडम स्मिथ वेल्थ ऑफ नेशन, गुन्नार मिल्डल एशियन ड्रामा, कार्ल मार्क्स प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन, ये कथन गलत या युग्म गलत है। ऑप्शन डी हमारे लिए सही है। नेक्स्ट है अफ्स्पा पहली बार कहाँ लगाया गया था? तो अफ्स्पा सबसे पहले जो है 7 पूर्वोत्तर राज्यों में लगाया गया था। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया? तो मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है 1963 ईस्वी में घोषित किया गया। नेक्स्ट है भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत भारतीय औद्योगिक विकास बैंक जो है यह शामिल नहीं है। ऑप्शन सी करेक्ट है। बाकी भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत है सहकारी बैंक, वाणिज्यिक प्रपत्र और ट्रेजरी बिल। नेक्स्ट है पोचमपल्ली किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पोचमपल्ली जो है यह बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी करेक्ट है। इस तरह हमने आज तीसरे सेट को देखा और अगले दिन हम लोग फिर चौथे सेट को देखेंगे। धन्यवाद।